अनुराग जी, यही प्रश्न मैं दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के जो वोट परसेंट था, वो ऑलमोस्ट सेम था। अगर असेंबली सेगमेंट के हिसाब से देखें तो महाविकास आघाड़ी 152 असेंबली सेगमेंट में आगे थी। मतलब बहुमत का आंकड़ा वो छू रही थी उस समय। लेकिन अब ये लाड़की बहन योजना आ गई है और तमाम तरह के बटेंगे कटेंगे भी आ गया है। इन सब के बाद क्या महायुति ने अपने आप को और ताकतवर ढंग से प्रस्तुत किया है? इसमें उसके पास धन बल है, उसने और उसका जमकर इस्तेमाल किया होगा। जो भी बल लगाए जा सकते थे वो सारे उसने इस्तेमाल किए हैं। क्या वो अपनी स्थिति को बेहतर कर पाने में कामयाब हुआ है? मुझे लगता है कि जो पानी का प्रवाह था उसको थोड़ा सा बांध या थोड़ा सा एनीकट उन्होंने बांध पाए हैं। वरना सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कि मैं रहता हूँ, वहाँ पे मोदी ब्रांड अब खत्म सी हो गई है। मोदी और अमित शाह जिस तरीके से 5-6 दिन पहले चुनाव प्रचार से गायब हुए, उससे लगता है कि जो सारी की सारी कमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने या तो अदृश्य आरएसएस को दे दी है या देवेंद्र फडणवीस को दे दी है, जो कि उनकी तरफ से बटेंगे कटेंगे जैसे जो सांप्रदायिक नारे हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये देखिए ये दो मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा। एक तो पूरा का पूरा उन्होंने सांप्रदायिक किया इस सारे चुनाव को, और योगी आदित्यनाथ से लेके जो और भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने कानून चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कोई भी कीमत पर शालीनता नहीं बरती और मुस्लिमों के खिलाफ विशेषकर जिहाद, लव जिहाद और क्या अलग उसका अलग कोई शब्द। इम्पैक्ट देखने को मिला है? वो तो उनकी इम्पैक्ट शैली है। इम्पैक्ट देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो विवेक जी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज फिर से जब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हम लोग बाग चावल कितने पके हैं 2-3 देखने के लिए जाते हैं, तो आज भी मैं गया था और मुझे लगा है कि कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और शहरों में, मुंबई जैसे शहर में जो उद्धव ठाकरे है वो अभी भी सर्वमान्य और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देते हैं। शरद पवार, जिनको कि बूथ मैनेजमेंट का सबसे अच्छा अनुभव है, ये जो पन्ना प्रमुख और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के गुणगान करती है, बूथ का करती है, मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा बूथ मैनेजमेंट जो है वो शरद पवार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और तीसरे जहां पर कि कांग्रेस विदर्भ में है, वहां पर भी एक आप देखेंगे कि मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि कांग्रेस का विरोध करो, और उन्होंने ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेप शरद पवार पे और उद्धव ठाकरे पे नहीं लगाए। अमित शाह ने आके उद्धव ठाकरे से थोड़ी छेड़खानी की, जिसका कि उन्होंने काफी जम के अपना विरोध किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं लग रही थी जितनी कि शुरू में मुझे लग रहा था कि वो जलजला करेंगे, क्योंकि उनके कार्ड्स है ना बहुत ओपन से लग रहे थे। उन्होंने राज ठाकरे को अपनी तरफ किया, प्रकाश अंबेडकर को अपनी तरफ किया, ABCD या चंद्रचूड़ की भाषा में बोले तो A से Z तक उनके साथ आ गए, निर्दलीय आ गए। और सबसे ज्यादा न केवल लाडली बहना के को एक चुनाव आयोग ने 4 महीने उनको दिए जिससे कि वो पूरी की पूरी तरह से सरकारी धन को वितरित कर पाए। उसके बाद भी जो सबसे बड़ी जो ताकत मुझे लगती है वो एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से धन का वितरण किया है, वो एक रॉबिन हुड की तरह मुंबई के चुनाव में छाए रहे हैं। उन्होंने न केवल नगद बांटा है, बल्कि उन्होंने उम्मीदवारों को जिस तरीके से, निर्दलीय उम्मीदवारों को जिस तरीके से आर्थिक मदद की है, ये हरियाणा और दिल्ली के चुनाव से अलग चुनाव है, क्योंकि इसमें अडानी एकदम साफ साफ दिखाई देता है। मुझे मुंबई के चुनाव में अडानी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन
मैं घाटकोपर पूर्व के चुनाव के को एक रेखांकित करना चाहता हूं, जहां पे कि महाराष्ट्र का बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो सबसे ज्यादा अमीर है। पिछले चुनाव में उन्होंने करीब 310 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति कराई थी, घोषित की थी, जो अब 3100 करोड़ रुपए की है। लेकिन उसको मुझे ऐसा लगता है कि जो एक शरद पवार की तरफ से जो एक थोड़ी गरीब महिला है, राखी जाधव, वो अगर हरा देती है तो ये चुनाव में जो जी। धन का जो प्रभाव है वो खत्म हो सकता है। तो मुंबई में मुझे अभी भी लगता है कि हालात कोई बदले नहीं है, और इस बार लोकसभा के मुकाबले में उद्धव ठाकरे को मुंबई और इस इलाके मुंबई में ज्यादा सहानुभूति और वो सीटें मिलने की संभावना मुझे दिखाई देती है।